नमस्ते। तो आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प आंकड़ों पर बात करने वाले हैं ना। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास 2024 और 2025 की कई ग्लोबल रिपोर्ट्स हैं। और ये कोई छोटी-मोटी रिपोर्ट्स नहीं है। हम्म, ये वो बड़ी-बड़ी रिपोर्ट्स हैं जो अलग-अलग पैमानों पर दुनिया के देशों की हैं। सही कहा। और हमारा मकसद सिर्फ इन रैंकिंग्स को एक-एक करके पढ़ना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब मिलकर, मतलब एक साथ, भारत के बारे में क्या कहानी कह रही हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी देश का एक्सरे निकाल रहे हों अलग-अलग एंगल से। एकदम सही। और दायरा भी बहुत बड़ा है, अर्थव्यवस्था है। एकदम सही। और दायरा भी बहुत बड़ा है, अर्थव्यवस्था है, तकनीक है, लोगों की खुशी, पर्यावरण। और दुनिया में हमारा असर। तो चलिए इस डेटा की पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। जरूर। देखते हैं कि इन स्रोतों के मुताबिक हमारी ताकत कहाँ है हम्म, और चुनौतियां कहाँ नजर आती हैं। ठीक है। तो कहाँ से शुरू? हाँ, क्योंकि किसी भी देश की तरक्की की बुनियाद तो वहीं से शुरू होती है। ओके, तो पहली रिपोर्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। इसमें भारत 139 देशों में 38वें स्थान पर है। 38वां। ये तो काफी अच्छा है। हाँ, मुझे भी यही लगा। स्विट्जरलैंड। काफी अच्छा है। हाँ, मुझे भी यही लगा। स्विट्जरलैंड तो खैर हमेशा की तरह टॉप पर है, शायद 15वीं बार। 38वां स्थान सच में एक ठोस प्रदर्शन है। मतलब नए आइडियाज, रिसर्च, स्टार्टअप्स, इन सब में काफी काम हो रहा है। ये रिपोर्ट वाइपो निकालता है ना। हाँ हाँ, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। मिलती जुलती एक और रिपोर्ट है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025। अच्छा। उसमें भारत 41वें स्थान पर है। तो ये दोनों रिपोर्ट मतलब इनोवेशन और कॉम्पिटिटिवनेस एक जैसी ही कहानी बता रही हैं। कि भारत में क्षमता तो है, बिल्कुल। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। कौन सा? हेरिटेज फाउंडेशन का इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2025, इसमें भारत की रैंक है 128। 128। हाँ, ये तो बहुत ही बड़ा अंतर है। एक तरफ हम इनोवेशन में 38 पर हैं और दूसरी तरफ आर्थिक आजादी में 128 पर। मतलब इसका क्या मतलब निकालें? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। तो हैं, पर शायद उन्हें बिजनेस में बदलने का जो माहौल होता है। वो माहौल, वो नियम कानून, वो सरकारी दखलंदाजी, वो अभी भी एक बड़ी रुकावट है। तो यही बात है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। डेटा तो यही कहानी कहता है। देखिए, इनोवेशन दिमाग में होता है, पर उसे जमीन पर उतारने के लिए एक खुला और आसान आसान आर्थिक मैदान चाहिए होता है। हम्म, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स यही तो मापता है कि व्यापार करना कितना आसान है, टैक्स का बोझ कितना है। इन सब पैमानों पर यह रिपोर्ट बताती है कि भारत में अभी भी काफी लाल फीताशाही है। समझ गया। और तकनीक की तैयारी में भी मुझे लगता है कुछ ऐसी ही मिलीजुली तस्वीर है। हाँ, बताइए। हमारे पास दो दिलचस्प रिपोर्ट हैं, एक एआई की तैयारी पर और दूसरी नेटवर्क की। एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में भारत 72वें स्थान पर है। अच्छा, ये फर्क दिलचस्प है। नेटवर्क रेडीनेस का मतलब हुआ देश में इंटरनेट, मोबाइल, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। पर जब बात एआई की तैयारी की आती है तो हम फिसलकर 72वें पर चले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पाइपलाइन तो बिछ रही है, लेकिन उस पर एआई जैसी अगली पीढ़ी की तकनीक को चलाने की हमारी जो क्षमता है, स्किल्स, रिसर्च, सरकारी नीतियां। बिल्कुल, वो सब अभी भी कम है। और इसी आर्थिक तस्वीर को पूरा करने के लिए एक और आंकड़ा है मेरे पास, वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। इसमें भारत 38वें स्थान पर है। ये बहुत जरूरी इंडेक्स है। 38वां स्थान दिखाता है कि सुधार तो हुआ है, पर मेक इन इंडिया जैसी पहलों को अगर सफल बनाना है तो सामान को देश के कोने कोने तक पहुंचाना होगा। तो कुल मिलाकर आर्थिक मोर्चे पर तस्वीर ये है कि आइडियाज हैं, लॉजिस्टिक्स सुधर रहा है, पर आर्थिक आजादी और नई तकनीक को पूरी तरह अपनाने में अभी भी चुनौतियां हैं। सही कहा। चलिए अब थोड़ा अर्थव्यवस्था से हटकर लोगों की जिंदगी पर आते हैं, क्योंकि आखिरकार इन सब का मकसद तो लोगों का जीवन बेहतर बनाना ही है। बिल्कुल। और यहाँ जो आंकड़े हैं वो हमें सोचने पे मजबूर करते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। इसमें भारत की रैंक है 118। 118। फिनलैंड एक बार फिर टॉप पर है, 118वां स्थान। ये सुनने में अच्छा नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। और जब हम इसे यूएनडीपी की ह्यूमन साथ देखते हैं, जहां हम 130वें स्थान पर हैं, तो एक कनेक्शन सा दिखने लगता है। हाँ, काफी हद तक। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि दोनों रैंकिंग आसपास है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सिर्फ कमाई नहीं देखती, वो स्वास्थ्य और शिक्षा भी देखती है। बिल्कुल। तो जब एक बड़ी आबादी को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं
और बेहतर जीवन के मौके नहीं मिलते तो उसका सीधा असर उनकी खुशी पर पड़ता है। ये आंकड़े तो आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। हाँ, और इसी कड़ी में एक और रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025। उसमें भारत की क्या स्थिति है? उसमें भारत 131वें स्थान पर है। 130। खुशी, मानव विकास और लैंगिक समानता भारत को 115 से 135 की रेंज में ही रख रही हैं। हाँ, एक पैटर्न तो साफ दिख रहा है। ये दिखाता है कि सामाजिक कल्याण के कई मोर्चों पर एक साथ काम करने की जरूरत है। और जब हम बुनियादी जरूरतों की बात करते हैं तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 सामने आता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 सामने आता है। हाँ, इसमें भारत 102वें स्थान पर है और इसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। ये दिखाता है कि आर्थिक विकास के बावजूद आबादी के एक बड़े हिस्से तक पर्याप्त पोषण पहुंचाना आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और शहरों में जीवन की गुणवत्ता में दिल्ली और मुंबई जैसे हमारे सबसे बड़े शहर 141वें स्थान पर हैं। हाँ, 141वां स्थान बताता है कि हमारे बड़े शहरों पर आबादी का दबाव बहुत ज्यादा है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार की बहुत गुंजाइश है। हालांकि इस थोड़ी निराशाजनक तस्वीर के बीच एक उम्मीद की किरण भी है। अच्छा, वो क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में। अच्छा, वो क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली को दुनिया में 123वां स्थान मिला है। अच्छा, तो एक तरफ हमारे टॉप संस्थान दुनिया से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी आबादी के लिए खुशी और बुनियादी जरूरतें अभी भी एक चुनौती हैं। ये भी एक तरह का विरोध है। सही कहा। और अक्सर जब समाज में इतनी चुनौतियां होती हैं तो उसका असर देश की शांति और शासन प्रणाली पर भी पड़ता है। हाँ, ये एक स्वाभाविक अगला सवाल है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में हम कहाँ हैं? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत 115वें स्थान पर है। 115 मतलब में कहीं। हाँ, ना बहुत ज्यादा अशांत, ना बहुत ज्यादा शांतिपूर्ण। लेकिन इसी संस्था की एक और रिपोर्ट है जो थोड़ी चौंकाने वाली है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025। इसमें भारत 14वें स्थान पर है। ये थोड़ा अजीब है। एक तरफ शांति में हम बीच में हैं, लेकिन आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में इतने ऊपर। ये एक बहुत जरूरी न्यूआंस है जिसे समझना होगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स समाज में अपराध, राजनीतिक अस्थिरता, पड़ोसियों से संबंध, ऐसे कई व्यापक पैमानों को देखता है। ओके। वहीं टेररिज्म इंडेक्स सिर्फ आतंकवाद की घटनाओं और उनके असर पर केंद्रित है। भारत में समग्र शांति का स्तर तो मध्यम है, लेकिन आतंकवाद एक विशिष्ट और बड़ी सुरक्षा चुनौती बना हुआ है। समझ गया। और देश के अंदरूनी शासन के बारे में क्या? करप्शन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत 96वें स्थान पर है। 96, 180 देशों में, मतलब ये भी बीच में ही हुआ। हाँ, ये दिखाता है कि भ्रष्टाचार एक समस्या तो है, लेकिन शायद उतनी नहीं जितनी कुछ और देशों में है। पर यह हमें एक और बहुत ही संवेदनशील मुद्दे की ओर ले जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बिल्कुल। विदाउट बॉर्डर्स का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025, इसमें भारत की रैंकिंग है 151। 151? हाँ, ये बहुत नीचे है। इन रिपोर्ट्स को बनाने वाले संगठन इसके पीछे क्या कारण बताते हैं? क्या ये पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़ा है? दोनों ही। वे राजनीतिक दबाव, पत्रकारों के खिलाफ हिंसा और मीडिया का कुछ ही बड़े कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में होना, इन सब को बड़ी वजह मानते हैं। तो अगर हम इन सभी को एक साथ देखें, शांति, भ्रष्टाचार और प्रेस की स्वतंत्रता, तो एक बहुत ही जटिल तस्वीर बनती है। सही कहा। चलिए अब एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं, दुनिया के लिए अहम है पर्यावरण। और यहाँ तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े हैं। हाँ, यहाँ तो कमाल का विरोधाभास है। एक रिपोर्ट हमें हीरो बताती है तो दूसरी लगभग विलेन। ये कैसे मुमकिन है? ये वाकई हैरान करने वाला है, पर इसके पीछे की वजह समझना जरूरी है। सबसे पहले अच्छी खबर देखते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2025 में भारत 10वें स्थान पर है। 10वें? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इस इंडेक्स में पहले 3 स्थान खाली रखे गए हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी देश ने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया है। तो तकनीकी रूप से भारत दुनिया के शीर्ष 10 में है। वाह! लेकिन एक मिनट, इसी रिपोर्ट में एक नोट है कि 2026 के अनुमान में भारत की स्थिति फिसलकर 23वें स्थान पर आ गई है। सही पकड़ा आपने। ये दिखाता है कि ये रैंकिंग कितनी गतिशील है। लेकिन अब दूसरी रिपोर्ट पर आते हैं। हाँ,
येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। इसमें भारत 180 देशों में 176वें स्थान पर है। 176? ये क्या है? मतलब एक में 10 में और दूसरे में 176 में? ये तो बिल्कुल उल्टी बातें लग रही हैं। इसे समझने का एक आसान तरीका है। मान लीजिए जो ये देखता है कि आप पढ़ाई में कितनी मेहनत कर रहे हैं और भविष्य के लिए आपकी योजना क्या है। मतलब हमारे इरादे और नीतियां। बिल्कुल, वो इंडेक्स हमारी जलवायु नीतियों और नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में उठाए गए कदमों को ज्यादा महत्व देता है। ठीक है। और ईपीआई? ईपीआई आपके फाइनल एग्जाम के मार्क्स जैसा है। वो इस पर ध्यान नहीं देता कि आपने कितनी मेहनत की, बल्कि ये देखता है कि जमीन पर आज की हकीकत क्या है। हवा की क्वालिटी, पानी की शुद्धता, जंगलों की स्थिति, जैव विविधता, ये ठोस चीजें मापता है। तो एक रिपोर्ट भारत की जलवायु नीति की दिशा की तारीफ कर रही है, जबकि दूसरी देश के मौजूदा वायु और जल प्रदूषण की गंभीर स्थिति को दिखा रही है। ये तो इसे समझने का एक बेहतरीन तरीका है। और ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में हम 71वें स्थान पर हैं, जो इन दोनों के बीच कहीं है। चलिए, अब आखिर में देश की ताकत के दो पारंपरिक मापदंडों को देखते हैं, सैन्य शक्ति और वैश्विक नाम सॉफ्ट पावर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 ये भारत की सैन्य ताकत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया में चौथे स्थान पर रखता है। निश्चित रूप से यह हार्ड पावर का एक पारंपरिक माप है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत एक बड़ी सैन्य शक्ति है। लेकिन फिर हमारे पास सॉफ्ट पावर का एक माप है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 25, और इसमें भारत 85वें स्थान पर है। सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे मजबूत है, 85। चलिए इस पर एक सेकंड रुकते हैं। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति, लेकिन हमारा पासपोर्ट आपको बिना वीजा के बहुत ज्यादा देशों में एंट्री नहीं देता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। सैन्य शक्ति डर या सम्मान पैदा कर सकती है, लेकिन पासपोर्ट की ताकत दूसरे देशों के साथ आपके भरोसे, आपकी आर्थिक स्थिरता और आपके राजनयिक संबंधों को दर्शाती है। तो इन दोनों को साथ रखकर देखने पर भारत के प्रभाव की एक बहुत दिलचस्प कहानी सामने आती है। बिल्कुल। तो इन सभी आंकड़ों के सफर के बनती है, मुझे तो विरोधाभासों की कहानी दिख रही है। एक ऐसा देश जो इनोवेशन और सैन्य शक्ति में एक ग्लोबल ताकत है, लेकिन अपने ही नागरिकों के लिए खुशी, स्वास्थ्य और प्रेस की आज़ादी जैसे पैमानों पर संघर्ष कर रहा है। बिल्कुल सही सारांश है। ये सूचकांक सिर्फ एक झलक है, पूरी कहानी नहीं। ये हमें अंतिम निष्कर्ष नहीं देते, बल्कि गहरी पड़ताल के लिए एक शुरुआती बिंदु देते हैं। ये हमें बताते हैं कि हमें कहाँ और गहरे सवाल पूछने की जरूरत है। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने शुरू में देखा कि भारत इनोवेशन में 38 और आर्थिक आज़ादी में 128 स्थान पर है। सवाल ये है कि क्या भारत अपनी पूरी इनोवेटिव क्षमता को तब तक अनलॉक कर सकता है जब तक कि वो अपनी आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता के स्कोर में बड़ा सुधार नहीं करता, या ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं जिन पर एक साथ सफल हुए बिना भी आगे बढ़ा जा सकता है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। नमस्ते। तो आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प आंकड़ों पर बात करने वाले हैं ना? हाँ बिल्कुल। हमारे पास 2024 और 2025 की कई ग्लोबल रिपोर्ट्स हैं। और ये कोई छोटी-मोटी रिपोर्ट्स नहीं है। ये वो बड़ी-बड़ी रिपोर्ट्स हैं जो अलग-अलग पैमानों पर दुनिया के देशों को है। सही कहा। और हमारा मकसद सिर्फ इन रैंकिंग्स को एक-एक करके पढ़ना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब